यस, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार चालन बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो मूड बहुत उखड़ चुका है और ट्रम्प साहब ने एक और बॉम्ब जो है वो फार्मा सेक्टर पे इस बार मारा है, और इस बार 100% टैरिफ ऑन फार्मास्यूटिकल्स। बट यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन और सोचना बहुत जरूरी है। इट इज जस्ट ऑन ब्रांडेड एंड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। जेनेरिक पे कोई टैरिफ अभी नहीं लगा है। ये सुबह से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर लोग समझ नहीं रहे, और पूरे फार्मा सेक्टर को आज तहस नहस कर दिया है। गहरे लाल निशान में निफ्टी फार्मा इंडेक्स इस समय कामकाज करते हुए, और कोई भी स्टॉक उठा के देखिएगा फार्मा स्पेस में, एक को छोड़ के वहां पे लाल निशान देखने को मिल रहा है। और इसके चलते हुए निफ्टी में भी दबाव बना हुआ है। आईटी शेयरों में लगातार छठे दिन बिकवाली देखने को मिल रही है, और सहारा जो दे रहा है वो सेक्टर वो है ऑटो। आज एक बार फिर ऑटो में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। एलएनटी में काफी अच्छा एक मोमेंटम है, 3% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा है। और टाटा मोटर्स में जो दिक्कत थी वो थोड़ा बहुत हल होने की खबरों के बीच में वहां पे भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन फार्मा स्पेस जो है वो आज की सबसे बड़ी खबर है, जहाँ पे 100% टैरिफ जो है वो फार्मास्यूटिकल्स के ब्रांडेड और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स पे लगाया गया है। साथ में ही किचन कैबिनेट्स पे भी 50% का टैरिफ लगा है। बाथरूम वैनिटीज एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स पे भी 50% का टैरिफ लगा है। अप होल्स्टर्ड फर्नीचर पे भी 30% का टैरिफ है, और हैवी ट्रक्स पे 25% का टैरिफ है। तो धीरे धीरे कोई भी प्रोडक्ट वो छोड़ने नहीं वाले, एक एक प्रोडक्ट पकड़ के उस पर टैरिफ लगाना ही लगाना है। और बाजार में दिक्कत जो है वो बढ़ती जा रही है, अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। बाजार यहाँ से कहाँ फार्मास्यूटिकल्स पे, किन कंपनियों पे आपको नजर रखनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, किस पे इम्पैक्ट हो सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम, he's founder and CEO Sense and Simplicity, and Mr. Anshul Jain, he's head of research at Lakshmi Shield Investments। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। टैरिफ्स ऑन फार्मा, फार्मा जो अभी तक बचा हुआ था और सोच रहे थे कि रडार पे तो है लेकिन नहीं लगता कि लगाएंगे, और फाइनली वी हैव टैरिफ्स 100%, which might go up to 150%, 250% ऑल्सो। लेकिन अभी सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स पे है। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है इंडिया की फार्मा कंपनी पे पड़ सकता देखिए, पोटेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे आपने कहा, अब ये खाली ब्रांडेड के ऊपर, अब जहाँ पे ज्यादा इंडिया का एक्सपोजर नहीं है, है? मगर आप उनकी मकसद सोचिए क्या है कि उनकी तीन है इसमें उनकी कोशिश। तो एक है यूएस में उनकी फिस्कल डेफिसिट को कम कराना, जितना जी। इनकम हासिल कर सके उतना करना है। हम्म, सेकंड है उनको एक ख्वाब दिखाना है लोगों को कि नौकरियां बढ़ेगी यूएस में, राइट, वो एक दूसरी तरह की है। और तीसरी हम्म, है वो जेन्युइनली थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग को उधर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम्म, तीन उनके जो मकसद है, उसमें फार्मा बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा एनुअल जी। खर्चा है इंपोर्ट्स के ऊपर ही खाली यूएस का, राइट। हम्म, तो हम्म, इस दबाव में ये आज की जो एक्शन है, ये मैं नहीं कहूंगा कि मार्केट या किसी को भी सरप्राइज होना चाहिए था, क्योंकि हम्म, इतनी बड़ी जो एक इंपोर्ट की टेरिटरी है। और जी। शुरुआत इसकी हुई थी कुछ महीनों पहले, उन्होंने कहा था कि मैं 200% तक लगा दूंगा, मगर जी। एक्चुअल एक्शन नहीं लिया, मगर एक वार्निंग दिया था, जैसे हम्म, वन सेकंड। फिर जुलाई में याद रखिए आप, 17 बड़े एमएनसी फार्मा कंपनी को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि करेक्ट। आप प्राइसेस को कम करा दिए। क्या कारण था? जी। क्योंकि ये तो ऑलरेडी यूएस में मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हम्म, इसलिए उनको क्या है कि यूरोप और बाकी जो डेवलप्ड नेशन से अमेरिका हम्म, में जो दाम में बिक रहे थे वो उसमें हम्म, फर्क था। और एक्चुअली हम्म, ये फर्क का कारण था क्योंकि यूएस में मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हाई कॉस्ट ऑफ यूएस लेबर का उधर इम्पैक्ट था, जी। अरे बाकी जी। देशों में नहीं था। मगर वो नहीं जी। समझे, उसने कहा कि, और सितंबर 29 तक उन्होंने डेडलाइन दिया है कि आप जी। फॉल इन लाइन करो। तो पहली चीज जी। ये हुई। दूसरी बात है कि आप सोचिए कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम्म, क्योंकि टोटल जो एक्सपोर्ट्स में, सॉरी, टोटल जो कॉस्ट होता है फार्मा का, उसका जी। ब्रेकअप देखना जरूरी है। तो हम्म, टोटल कॉस्ट जो है उसमें से 30-35% यूएस जी। गवर्नमेंट थ्रू मेडिकेड और मेडिकेयर, जिसका नाम ओबामा केयर था, उससे यूएस जी। गवर्नमेंट अपनी इंश्योरेंस के थ्रू पिकअप करती है। तो डायरेक्ट राइट। ये कॉस्ट का इम्पैक्ट यूएस गवर्नमेंट के ऊपर है। फिर 40 से 45% प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी पिकअप करती है, और 15 से 20 करेक्ट। परसेंट ही अल्टीमेटली कस्टमर को जाके लगता है। तो करेक्ट। इसलिए वो लगा रहे, क्योंकि इसका फाइनल इंपैक्ट ऑन द कस्टमर इन्फ्लेशन के तौर पर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ओनली हम्म, 15-20% द टोटल कॉस्ट है।
सेकेंड, जी। मगर इनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का मेडिकेयर कॉस्ट कम होगा अगर दाम कम हो गए तो अब उन्होंने टैरिफ लगा दिया। अभी टैरिफ लगाने से वापस प्राइसेस बढ़ेंगे। दाम बढ़ेगा। करेक्ट। यूएस गवर्नमेंट को ही इसका 30 से 35% कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो ये जी। बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से वो मोड़ कर जाना चाह रहे हैं। और इसमें मेरा मानना है कि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ये जेनेरिक और उन तरह की चीजों के ऊपर भी आ जाएगी, क्योंकि ओके। अल्टीमेटली कॉस्ट है गवर्नमेंट का। तो उनको कॉस्ट कम जी। कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही उनका ये जो सोच है अभी, यूएस में अगर मैन्युफैक्चरिंग आ जाए तो एटलीस्ट उनको जो कॉस्ट का पेन है उसको सेट ऑफ करने के लिए उनकी मागा प्रोग्राम के लिए एक सपोर्ट मिलेगी। तो इसका जी। पॉलिटिकल एक रीजन है, फाइनेंशियल एक रीजन है। तो ये दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में करेक्ट। इसलिए फार्मा सेक्टर में दबाव दिख रहा है। इट्स नॉट, देयर आर क्वाइट अ फ्यू इंडियन कंपनीज जिनकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूएस में है, मगर फिर भी जी। दबाव सबके ऊपर दिख रहा है। क्योंकि करेक्ट। और फाइनल में बात एक बताऊं कि अगर एक इंडियन फार्मा कंपनी सोचिए कि मैं अब जाके उधर प्लांट सेटअप करूं ताकि ये अवॉइड कर सके, प्रॉब्लम क्या है? लेबर का है। अभी जी। H1B पे उन्होंने 100,000 $100,000 का ये लगा दिया। तो ये फार्मा कंपनी फैक्ट्री उधर सेटअप करेगी, मगर साइंटिस्ट कहाँ से मिलेंगे? इंडिया से थोड़ी भेज करेक्ट। सकते हैं विद $100,000 कॉस्ट। तो उधर करेक्ट। लोकल पे हायरिंग करना होगा। क्या उतना लोकल में स्किल है? फार्मा रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड में आपको स्किल अमेरिका में मिलेगी? तो उस तरफ ये भी एक डॉन्टिंग फैक्टर है। तो जी। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, गंभीर भी है। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी जो फैली है, मैं मानता हूं जी। कि इसीलिए देखिए आईटी में भी सिमिलर सिचुएशन हुआ था। H1B का जी। ज्यादा असर इंडियन आईटी को अपने ऊपर नहीं था, फिर भी आईटी जी। सेक्टर के ऊपर दबाव अभी जारी है। सिमिलरली फार्मा सेक्टर में भी मेरा मानना है कि ये अनसर्टेनिटी के कारण, आप कैसे देखिए, जी। एक तो इक्विटी मार्केट को एक डिस्काउंट प्रीमियम होता है, अब हम्म। उसके ऊपर एक ट्रम्प अनसर्टेनिटी का प्रीमियम जोड़ दीजिए, इसलिए बिल्कुल। मार्केट के ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत ज्यादा है, तो नेचुरली ये दबाव बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो आगे बढ़ती ही जा रही है, जिसका हम एक असर जो है सभी फार्मा स्टॉक्स में देख रहे हैं। हालांकि डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है कुछ ही चुनिंदा कंपनीज को होगा, जैसे कि सन फार्मा में थोड़ा बहुत एक्सपोजर जो है वो ब्रांडेड और पेटेंटेड सेगमेंट में है। बायोकॉन जो है वहां पे भी थोड़ा बहुत असर हो सकता है। दोनों ही स्टॉक्स आज गिरे थे 4% 5% के आसपास थे। थोड़ा बहुत रिकवरी भी देखने को मिल रही है, लेकिन सभी फार्मा स्टॉक्स लाल निशान में है। लॉरस, नैटको फार्मा, बायोकॉन, जाइडस, सन फार्मा, ग्लेनमार्क, डिवीज लैब, ग्लैड, ग्रैन्यूल्स। एक ही स्टॉक है जो हरे निशान में है, वो है इक्का लैब एंड टोरेंट फार्मा। ये हरे निशान में कामकाज करते हुए, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो है वो लाल निशान पे है। अंशुल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, निफ्टी को देख के अब क्या लगता है? कल तो थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म था आपके व्यूज में, आज वो ऑप्टिमिज्म है या सब गायब? आज सुनिए मैडम, फूफा जी ने जो बम फोड़ा है लास्ट फार्मा वाला। अब एक पहले कॉन्सेप्ट होता था ब्लैक स्वॉन इवेंट का। अब फूफा जी के रंग से, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑरेंजिश दिखते हैं, तो ऑरेंज स्वॉन इवेंट नाम रख दिया है मैंने। तो सुनील जी ने जो कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प प्रेशर या वो जो भी वर्ड यूज किया था, मैं उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट में रख देता हूँ। इट इज कॉल्ड ऑरेंज स्वॉन इवेंट फ्रॉम नाउ। ऑरेंज स्वॉन इवेंट जब आता रहेगा तब तक आपको ऐसे झटके झेलने पड़ेंगे। तो ऑरेंज स्वान इवेंट के वजह से 54,852 का लेवल टूटा है ऑन बैंक निफ्टी, जिसकी वजह से निफ्टी भी टूटा है। अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो फिर बैंक निफ्टी अपना गैप फिल करने 54,350 तक नीचे आएगी। 54,400 के आसपास, 350,400 के आसपास एक गैप छूटा हुआ है। ओके। प्रिसाइसली 10 सितंबर, 9-10 सितंबर के बीच में जो गैप आया था उसको फिल करने जाएगा, वहां से रिकवरी आनी चाहिए। मैं अभी भी शॉर्ट अवॉइड करूंगा। आप बोलेंगे कि ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, फिर भी आप शॉर्ट नहीं ओपन करेंगे। आज भी जी। मौका था वीवैप पे 54,700 पे बेचने का, वहां से 54,500 200 पॉइंट का मूव मिला, बट मैंने शॉर्ट नहीं प्ले किया। रीजन भी, अगर आप फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के, जिसको हम कहते हैं एफआईआई की नेट पोजीशन, लास्ट जब हमने बात की थी 5,56,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, और क्लोज टू क्लोज बेसिस पे 24,363 से हम बढ़ के आए थे 25,400 तक। यानी जी। ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की रैली रही है। और ऑफ लेट एकदम लास्ट क्लोज से अगर पकड़े 1,000 पॉइंट की रैली रही है। तो ये अगर उसी स्तर पे शॉर्ट पहुंचा है, और अगर आप 1,000 पॉइंट ऊपर हैं, इसका मतलब है कि हायर लो की फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आसपास है। तो इस जोन में शॉर्ट करना तो
सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। वीवैप लगा लीजिए इंट्राडे का और वीकली का। इंट्राडे वीवैप के ऊपर आए तो बाइंग स्टार्ट कर दीजिए, वीकली वीवैप के ऊपर आ जाए तो अपनी लॉन्ग स्कोर ऐड कर लीजिए। आज चूंकि फ्राइडे है, वीकली वीवैप रीसेट हो जाएगा, मंडे से नया वीवैप बन जाएगा, तो डेली और वीकली वीवैप पे ध्यान रखिए। इसके ऊपर जब जब निफ्टी और बैंक निफ्टी निकले, बाइंग की ही कोशिश कीजिए। इसके नीचे जब जब मौका मिले शॉर्ट का, उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि शॉर्ट में मिलेगी चिल्लर और खोने को आप 500 के नोट की गड्डी गिरा देंगे। लॉन्ग में स्टॉप लॉस कटेगा तो चिल्लर खोएंगे, पाने को 500 के नोट की गड्डी मिलेगी। तो लॉन्ग्स बनाए रख, मतलब लॉन्ग्स जब भी मौका मिले ओपन करना है, शॉर्ट अवॉइड करके रखना है। आपने खुद कहा कि आज फ्राइडे है और आपको पता है कि फ्राइडे में जो उसके बाद सैटरडे भी आता है और संडे भी आता है, और ट्रम्प साहब जो है वो वीकेंड पे ही एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर कोई बाय करके जाएगा तो उसके लिए तो मुसीबत ही है ना अंशुल। देखिए, ऑरेंज सॉन इवेंट के सामने बाइंग करके जाना थोड़ा सा दिक्कत भरा माहौल हो सकता है। और आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो 4 दिन से मिड कैप स्मॉल कैप अपनी रैली को मेंटेन कर रहे थे। आज मैक्सिमम में प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। रीजन वही है जो आपने कहा कि ऑरेंज सॉन इवेंट हमेशा वीकेंड में होते हैं। तो इस डर के साथ मैं भी नहीं जाना चाहूंगा। मैं भी अपनी, जैसे हाईटेक पाइप मेरे को मिल रहा था, मैंने बुक किया, 33% पोजीशन बची है। नया पोजीशन जब मिलेगा, अगर आज ब्रेकआउट आएगा तो आज मैं शायद अवॉइड करके जाऊंगा, मैं मंडे को ब्रेकआउट प्ले करूंगा। एटलीस्ट इस वीकेंड में मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ पोजीशंस को। अंशुल, एक और सवाल, निफ्टी आईटी के निफ्टी फार्मा इंडेक्स को एक बार देख के बताइएगा, वहां पे सपोर्ट मिलेगा या फिर गिरता ही जाएगा? देखिए, फार्मा इंडेक्स आपको याद होगा कि 14 जुलाई के आसपास जब ब्रेकआउट आया था कपन का, आई वुड क्लियर कि ब्रेकआउट है। ऊपर के टारगेट भी मैंने डिस्कस किए थे, लेकिन ये डिस्क्लेमर दिया था, मैं ना ये ब्रेकआउट प्ले करने के मूड में हूं, ना मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहा हूं। और उसकी वजह यही थी, अब खींचते खिंचाते जुलाई से सितंबर में वो बम फूटा, बट वो बम फूटना था, आज नहीं तो कल वो फूटना था, अब फूट गया है। और जो फार्मा इंडेक्स है, ईयरली वीवैप और 50 वीक मूविंग एवरेज पे खड़ा है। अगर ये नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो 3 साल का वीवैप जो है वो 21,000 के आसपास है, 21,500 चल रहा है। तो खींच के 500 पॉइंट नीचे बचा है, उससे ज्यादा नीचे जाते हुए मेरे को दिख नहीं रहा है। और जितना भी ये फूफा जी वाला लफड़ा था, ये भी सब अब निपट चुका है, झेल चुका है। तो अब यहाँ से नीचे की गुंजाइश बहुत कम है। ऊपर कितनी जल्दी आएगा ये कहना मुश्किल है। ऑटो बहुत जल्दी रिकवर कर लिया, मेटल बहुत जल्दी रिकवर कर लिया, आईटी नहीं कर पा रहा है, शायद फार्मा भी ना कर पाए। तो अगर आपको लेना है तो इंडिविजुअल पिक्स की जगह ईटीएफ पे फोकस कीजिएगा, वहां पे फिर भी पैसा बनने की उम्मीद ज्यादा रहेगी। सुनील सर, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अभी जो हमको फोकस रखना है वो डोमेस्टिक स्टोरीज पे ही रखना है और डोमेस्टिक कंपनीज पे ही रखना है। हालांकि ऑटो कंपनीज का एक्सपोजर एक्सपोर्ट मार्केट में है, लेकिन नेग्लिजिबल है। अभी तो वो उभर ही रही हैं कंपनीज। तो ऑटो एज ए स्पेस जो आज मार्केट को थोड़ा बहुत संभाले हुए है, इस पे अब क्या करना चाहिए? क्योंकि मोमेंटम और एक एक रैली हम इस सेक्टर में देख चुके हैं। नहीं, रनिंग देख चुके हैं, मगर क्या है ना कि एक लिक्विडिटी का वेव उसे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास पैसा है। और जैसे ही ये, जैसे उन्होंने कहा कि ऑरेंज स्वान इवेंट आती है, तो उन सेक्टर के ऊपर बेचने की भी एक ये होती है फंड मैनेजर की। तो खरीदना कुछ है, बेचना कुछ है। तो सेक्टर रोटेशन के अंदर आज आउटलुक ऑटो की, क्योंकि फेस्टिवल के नंबर्स जो बाहर निकले हैं वो बहुत पॉजिटिव से निकले हैं, तो इसीलिए एक सेफर बेट बनता है ऑटो। तो अब मेरे लिए क्या है कि, मगर इसका आउटलुक मैं रखूंगा कि 3 से 4 महीने तक, क्योंकि ये जो सेल्स हो रहा है ना, क्या वो मार्जिन के प्रेशर के साथ हो रहा है? क्योंकि अगर कंपटीशन बहुत है और डिस्काउंट्स ओवर एंड अबव जीएसटी कट वो ऑफर कर रहे हैं, आज पता नहीं लगेगा। जनवरी 10 के जो अर्निंग सीजन की रिजल्ट्स आएंगी आपको, जैसे दिवाली बिग बिग सीजन होगी, मगर जब आप देखेंगे कि क्या ये सेल्स के नंबर जो बढ़ रही हैं वो मार्जिन को प्रोटेक्ट करके बढ़ रही है या मार्जिन को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो तब तक ये रैली चलेगी। बट जब रिजल्ट्स आएंगे तब आपको फ्रेश डायरेक्शन मिलेगा कि अगर मार्जिन को सैक्रिफाइस किया है तो नेचुरली थोड़ी नाराजगी आएगी और उधर भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो एक लॉन्ग टर्म फॉल के ऊपर, इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट जनवरी टू फरवरी में रिजल्ट सीजन का थोड़ी कंफ्यूजन, राइट, तो सावधान रहिए। मगर लॉन्गर टर्म आउटलुक है तो कंजम्पशन की स्टोरी तो मुझे उसमें एक दम दिख रहा है, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है कि वो आगे बढ़ेगी। मगर जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट अनसर्टेनिटी अराउंड द रिजल्ट सीजन ऑफ जनवरी, ये मैं सावधान तरीके से बता रहा हूँ। तो अदरवाइज ऑटो इज एज अ डिमांड प्ले, मेरा मानना है कि
अभी और स्ट्रांग डिमांड आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और एक्सपोर्ट्स की बात कही, देखिए ऑटो कंपोनेंट्स में ज्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं, नॉट इन ऑटो इटसेल्फ उतना। और यूएस के अंदर हम ज्यादा ऑटो एक्सपोर्ट नहीं करते, करते हैं तो इस तरफ ईस्टर्न यूरोप जी। उस तरफ ही ज्यादा एक्सपोर्ट जाते हैं। बिल्कुल। अंशुल, एलएनटी के स्टॉक को देखिएगा, आज 4% ऊपर ये स्टॉक है। पहले तो चला नहीं, कंसोलिडेशन फेज में रहता रहा, ब्रॉडली अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट्स, बट पिछले कुछ दिनों में एक रेस पकड़ी है स्टॉक ने और इस समय 3790 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। क्या करना है? और देखिए एलएनटी तो मेरे को याद है, मैं 3050 के ऑड लेवल से बता रहा हूँ कि बॉक्स का ब्रेकडाउन फेल हुआ है, और लार्ज कैप पे जब ब्रेकडाउन फेल होता है तो सीधा टारगेट बनता है ऑल टाइम हाई का। तो ऑल टाइम हाई इसका करीब करीब 3920 के आसपास है। ना सिर्फ अब मैं बहुत क्लियर हूं कि ना सिर्फ ये उसको टेस्ट करेगा, बल्कि उसका एक्सटेंशन 10% का लेगा, तो 4200 का टारगेट मेरे को दिख रहा है। मैं इंट्राडे या एक दो दिन का ट्रेड इसमें नहीं करूंगा, आई वुड स्टिक टू दिस, कि वही अठन्नी चवन्नी उठाने के चक्कर में 500 का नोट ना गिर जाए। ये वो 500 का नोट है जो 4200 रुपए पे जाके आपको बुक करना है, तो वो नहीं करना है। और एक जो ऑरेंज स्वान इवेंट के समय आप कह रहे थे कि इंटरनल कंजम्पशन पे फोकस करना है, इसमें एक सेक्टर है जिसपे आपको फोकस नहीं करना है, वो है एफएमसीजी। क्लियरली आज भी एफएमसीजी इंडेक्स में मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद आज फिर बड़ी नेगेटिव रेड बार बनी है। पिछले 8 महीने से 7 महीने से मैं कह रहा हूँ ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहेंगे और रहे हैं, और अगले 1 डेढ़ साल बड़े वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहेंगे। तो इस एक सेक्टर से तो बिल्कुल आंख बंद करके जितना आप दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। एक और स्टॉक जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी अंशुल, टाटा मोटर्स। आज गिरते बाजार में भी ये स्टॉक 2% ऊपर है, क्योंकि जेएलआर को लेके जो साइबर अटैक हुआ था, अब कंपनी की तरफ से बयान आना शुरू हो चुके हैं कि उनका कुछ ऑपरेशनल जो है वो शुरू हो चुका है, तो इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा। आज एक अच्छी रिकवरी है, और मेरे को याद है कि आपने कहा था कि डिप्स पे टाटा मोटर्स को खरीदना चाहिए, और अब क्या करें? देखिए 664 करीब का 667 664 का जो स्विंग लो था, वीकली का स्विंग लो था, वहां पे गैप भी था। अच्छा हुआ खराब न्यूज आई, उस गैप को फटाक से फिल कर लिया और वहीं से रिकवरी भी आ गई। आज हमने टाटा मोटर्स अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है, जिनके पोर्टफोलियो में मतलब जिनके 50 लाख के ऊपर के पोर्टफोलियो हैं। दो स्टॉक हमने रिकमेंड किए हैं 10-10% होल्ड ऐड करने के लिए। पहला है टाइटन, दूसरा है टाटा मोटर्स। दोनों को हमने ऐड कराया है क्योंकि टाटा मोटर्स यहाँ से 735 810 जाते हुए दिख रहा है, अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया और आज मोमेंटम भी मिल रहा था, तो हम ऐड करके बैठे हैं। 6 महीना ले 8 महीना ले, बट जा रहा है 810 रुपए।